अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 73 F1 FAR1 का स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड से आप लोगों को कैश फ्लो बनाना सिखाई थी और जुनेद जंजुआ वाला सवाल तो मैंने करवा ही दिया था, फिर भी कहा था कि दोबारा कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक दिया था, गालिबन 5 दिया था, तो हो गए थे उस सवाल, मसला तो कोई नहीं हुआ। टेक्सला वाले सवाल में कोई मसला तो नहीं होगा। ओके, गैलेक्सी वाला सवाल बहरहाल मेरा दिल है कि थोड़ा डिस्कस करूँगा, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया था बच्चों के आने तक मैं वेट कर रहा हूँ। बहरहाल वो गैलेक्सी वाला सवाल हो गया था, मसला तो नहीं हुआ। चलें आ जाएँ, आप भी आ जाएँ, चाय ले आएँ। अच्छा जी, चलें अब डायरेक्ट मेथड से सवाल जो पास पेपर में आया हुआ है ना, एक अब वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मज़ीद जो है कोई देखूँगा, होमवर्क के अंदर एक सवाल दे दूँगा, एक सवाल कोई टेस्ट के अंदर दे दूँगा, तो इंशाल्लाह कैश फ्लो का टॉपिक फिर कंक्लूजन की तरफ चला ही जाएगा, ठीक है। अगर आप गौर करें पास पेपर्स पे, क्वेश्चन बैंक ज़रा कम किया, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक का होमवर्क आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में भी हॉट सॉस कहा था कि कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया था, तो आप लोगों ने नहीं किया हुआ था, हो गया था, वो मसला तो नहीं हुआ। चले एनीवेज, क्वेश्चन अगर पास पेपर के आप देखें तो हमने पास पेपर 4 कर लिया है, 5 कर लिया है, टिक कर लें। 6 जो है ना, ये वो लियाकत वाले करेक्शन वाले सवाल का छोटा भाई समझ लें, लेकिन ये मैं जल्दी किसी वक्त डिस्कस कर लूँगा। ये ऐसा ही सवाल है जो 10-15 मिनट में, जैसे वो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं डिस्कस किया था, एवी एंटरप्राइज, उसके बाद पूरा सवाल भी हमने कर लिया था उस क्लास में। ये भी वैसा ही सवाल है, क्वेश्चन 6 ऐसे साइड के ऊपर कर लेने वाला सवाल है, इतना सारा सवाल है, तो ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा मैं ज़रूर। बहरहाल 4-5 हम कर चुके थे, 8 हो गया, 9 आपने कर लिया है, 10 मैं करवा चुका हूँ, आपको डिस्कस किया था अच्छे तरीके से और आपसे हो गया था। 11 मैंने खुद करवाया है, 12 मैंने खुद करवाया आपको, 13 मैंने आपको खुद करवाया है, 14 मैंने आपको खुद करवाया है, 15 में अभी करवाने लगा हूँ, 16 के साथ लिख लें होमवर्क, और 17 आप कर चुके। ये पास पेपर टोटल है, ठीक है ना जी। मज़ीद इसके अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे, जाहिर सी बात है, वो मेरे टेस्ट वाले होंगे, जो टेस्ट के अंदर आपको मैंने टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उसमें भी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के 1-2 सवाल और भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैश फ्लो का टॉपिक इंशाल्लाह आपको मार देने वाला नहीं है, बस आपने जो जितना करवाया है वो लाजमी कर लेना है। लेकिन जो उस्ताद क्लास के अंदर करवाता है ना, अगर आप लोग वो लाजमी कर लेना तो 70-80% सवाल तो उसी में से होता है। बाकी जो है ना वो 20-25% जो होता है वो टफ़, हर एक के लिए टफ़ होता है, उसमें जो फाइट करने वाले को आधे को नंबर उसमें से भी मिल जाते हैं। लेकिन जो करवाए हुए में से भी चॉइस में कुछ छोड़ के चला जाता है ना, वो फिर खतरे में चला जाता है। जितना करवाया जा रहा है वो सारा करके चले जाओ, आप सेफ़ तो हो ही। मज़ीद जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है तो उस पर एफर्ट करके आप मज़ीद नंबर्स भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन जो करवाया जा रहा हो उसको कभी नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। आपका क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन पर्चे में सिर्फ आज तक ICAP में FAR1 के लेवल पे एक ही आया हुआ है, और वो है संडे ट्रेडर्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 15। आप ओपन कर लें इसको। एक्सप्रेसली ICAP ने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ देखें, ऑटम 19 में 19 नंबर का ये सवाल आया था। प्रिपेयर STL's स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 30 जून 19 यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। ओके, सवाल को अगर गो थ्रू करें, जस्ट गो थ्रू एक बार करें तो, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ संडे ट्रेडर्स लिमिटेड। ये एक अटैम्प्ट ये वाली आई थी, इसके अंदर ICAP ने सारे हफ्ते के दिनों के नाम लिखे थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सैटरडे गालिबन नहीं था इस अटैम्प्ट के अंदर, बाकी हर सवाल का ऐसे ही नाम था, संडे ट्रेडर, सैटरडे ट्रेडर, फ्राइडे ट्रेडर, ठीक है। अच्छा जी, तो बैलेंस शीट देखते हैं जी। बैलेंस शीट में कोई नई चीज़ तो नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने वैसे पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो के सवाल में नहीं आया था, तो यहाँ पे आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है भाई, जैसे PPE का लेजर बनाना है वैसे इसका लेजर बना लेना। मैंने एक सवाल पहले डिस्कस किया तो था गालिबन, उस सवाल के अंदर वो ड्रम वाले सवाल में था गालिबन, उसमें वो फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं था, कॉस्ट मॉडल पे था। ये जो हमने पीछे किया था ड्रम वाला सवाल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसमें गालिबन था, मुझे याद पड़ रहा है, मैंने सवाल करवाया था आपको, इधर देख लेता हूँ मैं, ये देखें, नहीं इसमें नहीं था, बहरहाल था सही, छोड़े छोड़े इस बात को, था सही, जहाँ पे भी डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वो कह रहे हैं जी कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, तो इस वजह से
इस वजह से हमने उसमें डेप्रिसिएशन निकाली थी बैलेंसिंग, या डेप्शन गिवन थी तो हमने एडिशन निकाला था। लेकिन आज के सवाल के अंदर आपको पता है दूसरा मॉडल भी होता है। आज के सवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो फेयर वैल्यू पे होगा, क्योंकि अगर आप सवाल पे गौर करेंगे ना तो सवाल में आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि इंक्रीज़ इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो फेयर वैल्यू मॉडल पर चल रहे हैं तो फेयर वैल्यू के इंक्रीज़ को उन्होंने अदर इनकम में डाला हुआ है ना। ठीक है, सही है ना। तो बहरहाल ये पॉइंट हम सवाल करते हुए भी पढ़ेंगे ही। तो ये एक नई चीज़ थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड है, प्री पेमेंट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश है, फिर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स में ओपनिंग नेगेटिव आ रहा है। क्या हो गया ये, क्या हुआ ये, गलत हो गया सवाल, सवाल में करेक्शन कर दें, नेगेटिव गलती से लग गया होगा। और भाई रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम है तो इसमें लॉसेस भी तो आ सकते हैं, रिटेन्ड लॉस भी तो होता है। तो ओपनिंग डेट पे लॉस पड़ा हुआ है भाई। वो जैसे पार्टनरशिप में इंट्रो में आप पढ़ते थे, करंट अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर करंट अकाउंट कभी कभी डेबिट बैलेंस भी शो कर जाता था, जितने पढ़ते थे उससे ज़्यादा निकाल लेते थे, याद है ना। तो वो हम बैलेंस शीट में ही नेगेटिव साइन के साथ शो कर देते थे। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय ओपनिंग में रिटेन्ड लॉस पड़ा है, लेकिन क्लोजिंग डेट पर ये अर्निंग्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इस साल हैवी प्रॉफिट्स आए होंगे, बल्कि आए भी हैं। ओपनिंग में वो कहता है जी 655 का लॉस पड़ा हुआ था, एक्यूमुलेट हुआ। पिछले सालों में लॉसेस आते रहे होंगे, या पिछले साल में इतना लॉस आया होगा कि रिटेन्ड लॉस बन गया होगा, लेकिन इस साल इतना सरप्लस, इतना प्रॉफिट आया कि वो पॉजिटिव में चला गया है। मैच मत करो अभी फ़िलहाल, हो सकता है डिविडेंड भी हो, ठीक है ना। तो बहरहाल एक ये एबनॉर्मेलिटी थी। फिर लॉन्ग टर्म लोन है और नीचे देखें तो उसकी करंट मैच्योरिटी भी है, तो इसको उसी तरह से डील करेंगे जैसे आज तक करते आए हैं। ये हर सवाल में अब तकरीबन देख रहे हैं आप आ रहा है लॉन्ग टर्म और करंट मैच्योरिटी। उसके बाद ट्रेड पेबल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती है जी, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें एडवांस फ्रॉम कस्टमर। बेसिकली IFRS 15 पिछली अटैम्प्ट तक FAR 1 के सिलेबस में था। तो FAR 1 में IFRS 15 पढ़ते हुए पहले ये बता दिया जाता था, या पहले अगर कैश फ्लो भी कराई जाती थी तो बाद में ही कहा जाता कि ये वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही होता है, लेकिन वहाँ तफसील से डिस्कशन करेंगे। अब चूँकि IFRS 15 FAR 1 से निकल कर FAR 2 में चला गया है, इसलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का लफ्ज़ आप FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना ही कि ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है, एक लायबिलिटी है। पता है आपको, पैसे पहले ले लिए, अभी चीज़ें हमने या सर्विसेज हमने देनी होती हैं। तो लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स या सर्विसेज इन फ्यूचर, ये है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसका नया नाम है, पुराना नाम ये ध्यान में रखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि अब अगर आपको सवाल के अंदर वो ये दे, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। अब अगर आपको कैश फ्लो के सवाल में वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर देना चाहेगा तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से ही देगा, क्योंकि अब FAR 1 के अंदर IFRS 15 का स्टैंडर्ड है नहीं कि आपको ये पता हो। लेकिन इन केस आ भी जाता है इनवर्स केस, तो फिर आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, बस एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, ठीक है। फिर एक्रूड लायबिलिटीज़ है, इंटरेस्ट पेएबल है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये क्या होता है जी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहते हैं अंदाज़ा टैक्सेशन का, टैक्स एक्सपेंस जो हम अंदाजे की बुनियाद पर देखें। आप टैक्स पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि अगर आपने 30 जून ईयर एंड पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं तो प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपने अंदाजे भी लगाए होते हैं और टैक्स वालों के रूल्स से भी डिफरेंट होते हैं। तो जो आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं उस हिसाब से आप टैक्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, पे तो वो 3-4 महीने बाद जाके करते हैं आप, ठीक है ना। अब जो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट आप करते हैं ना, ये वो एंट्री वाला पेएबल पड़ा हुआ है, अंदाजे की बुनियाद पे करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब आप टैक्स पे करने जाते हैं तो टैक्स वाले आपको पकड़ लेते हैं, कहते हैं आओ ना ज़रा इधर बैठो, असेसमेंट। वो जिनकी डीम्ड असेसमेंट तो अलग बात है ना, कि वो जिसको नहीं बुलाते उसकी तो असेसमेंट वही वो हो जाती है, जो रिटर्न जमा करवाते हैं वही उसकी असेसमेंट बन जाती है। लेकिन जिसको पकड़ लें उसको क्या कहते हैं, आओ ना ज़रा इधर, ये जो तुमने बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ है हमें ये नहीं मंजूर, इसको रिवर्स करो, बैड रिटर्न ऑफ को करो कंसिडर। फिर कहते हैं ये जो तुमने कैश के अंदर खर्चे पे करके यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये तो हम चेक वाले सिर्फ अलाउ करेंगे, तुम ज़रा इनको भी रिवर्स कर दो। ये क्या हो रहा होता है, ये वो अंदाजे की बुनियाद पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हो ना, वो फिर वहाँ पे चेंज हो रहा होता है। तो ये अकाउंटिंग इसकी तफसील से आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। FAR 2 में जाके IAS 12 है, उसमें करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स आप वहाँ पर सीखेंगे। करंट टैक्स की कैलकुलेशन भी आप सीखेंगे, टैक्स जैसी मिलती जुलती, और डेफर्ड टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी आप आगे पढ़ेंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो इतनी सी बात, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, नहीं समझ आ रहा, लायबिलिटीज़ की साइड पे पड़ा है। प्रोविजन का मतलब अंदाज़ा होता है, लायबिलिटी साइड पे टैक्स का मतलब टैक्स पेएबल है, ब्रैकेट में लिख लो इसके टैक्स पेएबल है, ठीक है ना।
इनकम स्टेटमेंट आपके पास गिवन है जी 1 साल की, सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, जीपी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीबीटी, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन को एक नज़र डाल लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है जी, 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। हम क्या करेंगे जी इसका डायरेक्ट मेथड में, इधर देखो ऊपर जो 29,700 की सेल्स आ रही हैं, इनमें से कह रहा है 70% क्या है, 72% क्या है, मतलब बाकी कैश है। तो हम डेटर के लेजर में 29,700 को 72% करके फिर लिखेंगे, ऐसा ही है ना। हाँ वैसे तो लिखना ऐसे ही चाहिए था, जैसे मैं कह रहा हूँ डेटर के लेजर में तो 72% सेल्स ही आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि फिर अलग से कैश सेल्स लेनी पड़ती हैं, भूल सकते हो। कैश लो के टॉपिक के लिए आसानी क्या रख लो जहन में कि क्रेडिटर का लेजर हो तो कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस लिख लो इकट्ठी, डेटर का लेजर हो तो कैश प्लस क्रेडिट सेल्स इकट्ठी ही लिख लो, एक ही कैश की फिगर निकल आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दिया उसने, सुभान अल्लाह। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जी फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750, कहता है विच वॉज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:1। लेकिन इसमें भी हमारी बचत ही थी। क्या, हमने जो एक्सपेंस का लेजरा ओपन करना है डायरेक्ट मेथड में, उसमें हमने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डाल देना है, एडमिन को भी वहीं डालना है, सेलिंग को भी वहीं डालना है। मसला तो तब होता अगर वो यूं कह देता कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन एंड कॉस्ट ऑफ सेल इन दिस रेशियो, तो फिर हमें 750 के 2 हिस्से करने पड़ते। एक हिस्से को लेके जाते इन्वेंट्री के लेजर में जो कॉस्ट ऑफ सेल नजर आना है वहाँ से माइनस करने के लिए, बाकी हिस्से को यहाँ से करते। लेकिन अभी बचत हो गई क्योंकि उसने रेशो तो जो बताई है वो एडमिन सेलिंग की बताई है, तो एडमिन सेलिंग तो दोनों ही हमारे एक्सपेंस के लेजरे में आएंगे। बहरहाल अभी देखते हैं, सवाल तो करना ही है। उसके बाद एडजस्टमेंट 3 में कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पड़ा है, क्या पड़ा है जी, 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। भाई लॉस तो नॉन कैश है ना, लॉस्ट फिगर तो नॉन कैश है ना, हमें तो डिस्पोजल के ऊपर सेल प्रोसीड्स चाहिए होती हैं। अब बाकी सवाल तो सारा वैसे ही हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिस्पोजल अकाउंट भी बना लो, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश रिसीव्ड जो है वो वहाँ पे जाना भी है, कैश इनफ्लो हम लिखते होते हैं इन्वेस्टिंग में। वो जो हम ऊपर ऐड बैक करते थे पीबीटी के अंदर लॉस को और लेस करते थे इनकम को, गेन को, डिस्पोजल वाले को, वो अब यहाँ पर उस तरह से तो हो नहीं रहा। यहाँ पे तो हमने कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स और कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस निकालने। तो जब कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस निकालने लगेंगे तो जो क्रेडिट साइड के ऊपर हमारे लेजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी उसमें एक नॉन कैश फिगर पड़ी हुई है, लाइक डेप्रिसिएशन, उसको भी माइनस करेंगे, बताया था आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है जी, एंट्री बता दो। तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट का मतलब ये है कि ये कैश पे हो रहा है, ये भी नॉन कैश है। क्या नॉन कैश, डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ा हुआ है, निकालोगे फिर। क्या ख्याल है, बात समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट जो है 1984 है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी उन्होंने शामिल की हुई है। देखें, लोन का लेजर अलग बनता है, उसमें करंट और लॉन्ग टर्म पोर्शन हम इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन होता तो वो लोन ही है ना। लोन का लेजर हमेशा अलग बनता है और इंटरेस्ट का अलग बनता है। अब उसने 1984 रुपये की टोटल इंस्टॉलमेंट दे दी, कहते हैं इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी हमने शामिल ही कर दी है, यानी कि उन्होंने पेमेंट करते हुए इकट्ठे पैसे बैंक को पकड़ाए, हम इसकी इकट्ठी एंट्री कहीं नहीं कर सकते। इस 1984 में इंटरेस्ट की एंट्री जो होगी वो इंटरेस्ट पेबल के लेजर में जानी है, और इस 1984 में से जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट होगी वो लोन के अकाउंट में जानी है। तो कहीं ना कहीं से अल्लाह करेगा हम इन दोनों को फिगर्स को तोड़ पाएंगे। 1984 से एंट्री नहीं कर सकते किसी एक तरफ, लोन में या इंटरेस्ट में नहीं कर सकते। देखेंगे सवाल करते हुए डाटा मिल ही जाएगा। ओके जी, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 184। रेंट रिसीव हो रहा है और कहीं पे एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स के अंदर रेंट रिसीवेबल या अनअर्न रेंट का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब जो रिसीव हुआ है कोई रिसीवेबल पेबल नहीं होगा, तो बस यही हम फिगर लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, तो सवाल शुरू करते हैं जी अपनी तरतीब के हिसाब से। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा आज
कि आज हमने उन चीज़ों को भी लेजर्स में ले आना है जिनके पहले क्या बनाया करते थे, जिनको पहले कहाँ ले जाया करते थे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स में। तो सबसे पहले तो अगेन हमारा फॉर्मेट ही है, और फॉर्मेट बनाने के लिए आपको मिले हैं 2 मिनट। वैसे तो कम हो गया टाइम, 3 चीज़ें आती हैं, लेकिन दो तीन लाइनें छोड़ दिया करो। याद सुन लो, देखो इधर संडे ट्रेडर्स है, सिर्फ मुझे नाम लिखवा दो, फिर रेस लगाते हैं, ठीक है। संडे ट्रेडर्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30/6/19। अच्छा, अभी तो देख लो जरा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पीबीटी से स्टार्ट करेंगे अब। नो सर। क्यों क्यों? डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं कैश फ्लो। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आती हैं। कौन कौन सी? ज़रा देख लो एक दफ़ा प्लीज़। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिखने के बजाय कस्टमर ही लिख लिया हमने, और उसका हल भी हमने निकाल लिया, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा। अच्छा, रुपीज़ इधर देख लेना, रुपीज़ डाटा किस में है? मिलियन में। तो मिलियन में ही करेंगे फिर सवाल को, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें आती हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। और कैश पेड फॉर एक्सपेंस। लेकिन ना कोई चीज़ एक आधी ऐसी ही है जो यहाँ पर फेंकनी पड़ जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर देखा आपने, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर में कैश रिसीव होता नज़र आ रहा हो, यानी कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होता है ना, तो उस कैश रिसीट को हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो डाल नहीं सकते, ऑपरेशंस का पार्ट होता है, तो यहीं पर नज़र आना चाहिए। ऐसी कोई इक्का दुक्का और चीज़ ना आ जाए, ठीक है, जिसको हमें यहाँ पर लिखना मजबूरी हो। तो इसलिए एहतियातन क्या किया करो, ये 3 लिखकर, पहला सफ़ा तो वैसे ही खाली होता है, आपको पता ही है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये 3 लिखकर 3 लाइनें खाली छोड़कर फिर उसके बाद लिखा करो अपने मतलब वाली वो तीनों चीज़ें। लेस इंटरेस्ट पेड, इससे आगे तो कहानी सेम होती थी ना। लेस टैक्स पेड, ये दोनों ही आज हैं हमारे पास, उम्मीद है ये भी होगा। लेस डिविडेंड पे। बोर होने लग गए हो मुझे लगता है आप कैश फ्लो से, नहीं अभी हुए बोर? चलो, तो कि सर अभी तो मज़ा आना शुरू है, सवाल हो जाता है ना। लो भाई ये एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, ये पूछ रहा थोड़ी देर पहले, सर ये आसान लगता है मेथड, सवाल खामोश हो तो इसी से ना कर लिया करें। तो नहीं भाई, सवाल खामोश होगा तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड लगाना है। सवाल खामोश हो तो हमेशा इनडायरेक्ट लगाना है, क्योंकि हर सवाल डायरेक्ट से हो नहीं सकता, और इतने चीते होते नहीं हो कि पेपर में आपसे ये आइडेंटिफाई हो सके। और वैसे भी अगर सवाल खामोश हो तो बस उसूल है आपके लिए, आपने इनडायरेक्ट, जब तक सवाल एक्सप्रेसली डायरेक्ट मेथड का नाम ना ले लेना तब तक आपने इस तरफ नहीं जाना, ठीक है। रूटीन से हट के काम है ना थोड़ा सा, वो रूटीन काम है, वो तो मुश्किल भी होता है, आसान लगता है वो, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी मुफ्त के नंबर भी उसमें आते हैं। तो सवाल खामोश हो तो आपने इनडायरेक्ट मेथड लगाना है। सवाल जब तक खुद ना कह दे डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, तब तक आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना, ओके। अच्छा, तो उसके बाद क्या था जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और फाइनेंस। 6-7 लाइनें छोड़ दो इसके लिए, और यहाँ पर करके बी। और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ज़्यादा आइटम नॉर्मली इसमें होते नहीं हैं, 3 एक लाइनें छोड़ दो। सी, नेट कैश फ्लोज प्लस ओपनिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो शायद एक ही आइटम नज़र आया था कैश एंड बैंक का, तो यहीं पे वर्किंग बना लें, छोटी सी टाइम बच जाएगा। वर्किंग 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक है जी, इससे आगे अब अपनी मामूल की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अब तो वर्किंग कैपिटल वाला काम भी नहीं ना करना, अब तो उनको भी लेजर्स में लेके जाना है। तो यूँ समझ लो सारी बैलेंस शीट ही अब लेजर्स में जानी है, सिवाय वर्किंग कैपिटल ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स के। ऐसे ही है ना भाई? तो सारी बैलेंस शीट ही कहाँ जानी है? लेजर्स में। ओके चलें शुरू करते हैं जी। पीपीई है, सवाल में एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग से नहीं बताई गई, तो पीपीई बुक वैल्यू पर ही नज़र आ रहा है, तो हम भी बुक वैल्यू पर ही इसका लेजर बना लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी ओपनिंग बता दें 7240, क्लोजिंग 8555, नंबर 2 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। Yes, sir. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओपनिंग बता दो 1120, क्लोजिंग 1800। नेक्स्ट जी स्टॉक इन ट्रेड है, इसका भी अब क्या बनना है? लेजर। स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग बता देंगे भाई 45, सर खुद देख लेना, आपको नज़र नहीं आता क्या? क्लोजिंग 4800। ये वही लेजर है जिसमें यहाँ पर आपकी परचेजेज आती हैं, क्रेडिटर्स वाली भी आ सकती हैं, कैश वाली भी आ सकती हैं, और इधर क्या आया करता है जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको पता है, अगर आपने गिवन सवाल में जो गिवन होती हैं क्वेश्चन वाली, अगर इसमें कोई नॉन कैश पड़ा हो तो वो नॉन कैश आइटम्स जो हैं वो आप इसमें से डिडक्ट करके फिर फिगर लेकर जाते हैं। ठीक है ना? सही है। उसके बाद क्या है जी? प्री पेमेंट्स हैं, तो प्री पेमेंट्स के लिए तो वो एक्सपेंस का लेजरा बनता था, याद है ना, बड़ा सा। ठीक है, तो नंबर 5 कर देता हूँ मैं। एक्सपेंस के लिए एक बड़ा कंसोलिडेटेड लेजर जो बनाया करते हैं हम। ठीक है जी, एक्सपेंसेस सारे के सारे इसी में ही आ जाया करते हैं। जी प्री पेमेंट्स है, ओपनिंग कितनी है? 268 और क्लोजिंग 184। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स का भी लेजर बनता है। अच्छा, यहाँ पर पता है आपको क्या आता है? यहाँ पर कैश आता है, यहाँ पर एक्सपेंसेस आते हैं। कौन से वाले भला? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना?
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पता है ना आपको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किन्हें कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किन्हें कहते हैं? बोलो, पता है तो बोलो। हाँ, सेलिंग एडमिन को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। Selling, admin and distribution. इनको कहते हैं, किनको? सेलिंग एडमिन वगैरह को। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, ठीक है ना? अच्छा, तो एक्सपेंसेस की फिगर इधर आती है, कैश की फिगर इधर आया करती है। लेकिन एक बात कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, ये अगर इनमें कोई नॉन कैश आइटम पड़ी हो तो उसको हम कर लेते होते हैं एडजस्ट, ठीक है ना? So like यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन वाले, इनमें से हम माइनस किया करते हैं non-cash item. नॉन कैश आइटम्स, ठीक है ना? लाइक डेप्रिसिएशन, depreciation. इम्पेयरमेंट एट्सेट्रा, लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद डेटर्स आया था आगे, Yes. नंबर 6 पे है जी डेटर्स। तो लेजर्स और ज़्यादा हो जाते हैं इसमें जी। ओपनिंग 3600. 3600, 3800. क्लोजिंग 3800, कैश है जी 480 ओपनिंग, 194 क्लोजिंग, Yes sir. 480 194. और 194 सिर्फ कैश लिखा हुआ है, Yes sir. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गए, ठीक है जी। उसके बाद जी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। ये 3 लेजर्स बनाते हैं खैर से अब जगह भी। चलो, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इधर करके बना लेते हैं। और नंबर 9 रिटेन अर्निंग्स। इनको थोड़ा स्मार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो शेयर कैपिटल ओपनिंग है 3450, क्लोजिंग है 4650, लिखवाते जाओ। ओपनिंग 3450. 3450, क्लोजिंग 4650. 4650। शेयर प्रीमियम 1240. 1240, 1600. 1600। अच्छा, ये दोनों अकाउंट्स इकट्ठे भी बन सकते हैं ऐड करके, लेकिन आप अलग ही रखा करिए, ठीक है? उसके बाद है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग 655 डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस है, ठीक है? तो इसका मतलब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है हालांकि, लेकिन ओपनिंग इस तरफ आ रहा है 655, ठीक है? लेकिन क्लोजिंग तक आते आते Profit time. नॉर्मल हो गया Yes sir. 1652, ये अपनी नॉर्मल साइड पे ही आ गया, ठीक है जी? ये बात समझ आई? Yes sir. उसके बाद क्या है जी? लॉन्ग टर्म लोन और इसके करंट पोर्शन को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म लोन का एक लेजर बना लेते हैं, नंबर 10। लॉन्ग टर्म ओपनिंग और क्लोजिंग जी। ओपनिंग ये है जनाब 6523 लॉन्ग टर्म लोन है और 700 इसकी करंट मैच्योरिटी है। दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं 6523 प्लस 700 कितना आ गया? 7223. 7223 आ गया। क्लोजिंग में भी यही काम कर लेते हैं, 6024 है और 850 है, तो 6024 प्लस 850 क्या आ गया? 6874. 6874 आ गया जी। उसके बाद क्या है जी? ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स के लिए ये जगह मैंने छोड़ी हुई थी, लेकिन नंबर अब 11 लगा दो इसको। ये ज़रा इकट्ठे इकट्ठे सही रहते हैं ना। स्टॉक डेटर, स्टॉक
डेटर, क्रेडिटर, याद नहीं है? ये तीनों साथ साथ ही आए थे, क्योंकि स्टॉक में जाएगी वो फिगर जो क्रेडिटर से निकल कर जा रही होती है, तो इन दोनों को तो साथ ही रखते हैं। डेटर भी इनके करीब ही है, क्योंकि दो फिगर्स यहीं से निकल रही होती हैं, तो क्रेडिटर्स का लेजर भी यहीं पे बना लें। ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, सहूलत के लिए मैंने फ़िलहाल लिख दिया, आप तो तरतीब से बनाते चले जाएंगे जी। ओपनिंग बता देंगे? 5390 मैंने माना ट्रेड पेबल्स लिखा हुआ है, माजरत चाहता हूँ, ठीक है, वो बस मैं क्रेडिटर्स लिख गया, ठीक है। तो 5390 वर्किंग है ना, कुछ भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए जी। 3422, ठीक है जी। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है भाई आपको? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी यहीं पे फिट कर दो यार, ठहर जाओ यार, कैरी डाउन 3422, क्योंकि मुझे इसमें ना कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आई है एज सच, तो बस इतना सही काफ़ी है। 12। अच्छा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कुछ लोग ना डेटर के लेजर में ही फेंक देते हैं फिगर, और वहाँ से एक ही कैश निकाल लेते हैं, वो भी तो कस्टमर से ही आया ना एडवांस, यहाँ से भी कैश हम, लेकिन आप अलग ही रखें। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ओपनिंग बता दो 40, क्लोजिंग 250। फिटिंग शिटिंग चल रही है थोड़ी बहुत। उसके बाद जी एक्रूड लाइबिलिटीज़ हैं, इनके लिए तो हमारा मौजूद है लेजरा। एक्रूड लाइबिलिटीज़ पेबल है। ओपनिंग कितनी है जी? 180 और क्लोजिंग 310, ठीक है। ऐसे इधर जगह बन जाती है, बहरहाल चलो 184। क्वेश्चन वाले उठाए, माइनस किया इनमें से नॉन कैश आइटम्स को, ठीक है, जगह भी बन गई ना वर्किंग की। अच्छा जी, उसके बाद क्या है भाई? इंटरेस्ट पेएबल है और टैक्स पेएबल है, ये दो लेजर बनाने हैं। अब आमिर भाई अगर यहाँ पे लेजर्स बनाऊँ तो चमक तो नहीं पड़ेगी? चलो जज़ाकल्लाह। इंटरेस्ट पेएबल नंबर 13 बनेगा ये, इंटरेस्ट पेएबल, और 14 बना लेते हैं जी टैक्स पेएबल। आपको डिस्पोजल वगैरह का जो अकाउंट आएगा फिर देखेंगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट पेएबल सवाल में गिवन है, ओपनिंग कितना बता दो? 110, क्लोजिंग 135। बस सवाल लेंथी है और कुछ इसमें जान तो नहीं नज़र आ रही मुझे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को मैंने कहा था क्या है जी ये? अच्छा, इंटरेस्ट पेएबल की बजाय आप, ठीक है, अब माना आपको पता लग गया, फिर भी इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा करें ताकि कैश की फिगर लिखते हुए आसानी रहे, ठीक है ना। और उसमें अगर बैलेंस आ रहा है तो वो बताइए आपको इस तरह पेएबल है, ठीक है। ऐसे ही टैक्स एक्सपेंस का लेजर बनाया करो। अच्छा जी, ओपनिंग कितना है? 230, क्लोजिंग 440, ठीक हो गया जी। ओके, कुछ रह तो नहीं गया भाई? बैलेंस शीट में कुछ रह तो नहीं गया? सारी बैलेंस शीट हमने पोस्ट कर दी। अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और फिगर्स उठाकर लिखते चले जाते हैं जहाँ जहाँ पहुँचाना है हमको। सेल की फिगर आपको पता है, वैसे तो 72% थी सेल्स क्रेडिट पे, लेकिन हम इस टॉपिक के अंदर सारी ही डेटर पे फेंक देते हैं ताकि एक ही कैश निकल आए, आसानी कर लेते हैं, ठीक है। तो 29,700 डेटर के लेजर में यहाँ पर टोटल ही लिख दो, ठीक है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितना जी? 29700। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 15,750 है। कौन सी लेजर में आती हैं जी? स्टॉक के लेजर में। अब इधर देखो 15,750 हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आई है कि जो इसमें पड़ी हो, हमें नॉन कैश की वजह से उसको निकालना पड़े। एक दफ़ा ना चेक कर लेते हैं सारा, सवाल तो सारा सामने है आपके, ठीक है। डेप्रीसिएशन 750 की डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग को कहते हैं, ठीक है ना, और एडमिन में पड़ी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रीसिएशन कोई नहीं है। अगर होती तो निकालते, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही, कॉस्ट ऑफ सेल की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही एक लॉस पड़ा है और इम्पेयरमेंट भी पड़ी है। फिर
लोन के इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। फिर अदर इनकम में फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पड़ा है, रेंट रिसीव पड़ा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, बात समझ रहे हो, ठीक है ना। और बिटवीन द ईयर STL इशूड राइट शेयर्स एट प्रीमियम, ये भी बता दिया उसने। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर पड़ी ही नहीं है नॉन कैश जिसको निकालना पड़े, इसलिए अगर आप गौर करें तो मैंने इसके नीचे कोई जगह नहीं छोड़ी थी। बहरहाल ऐसा कर लेते हैं ज़रा, चले कैरी डाउन, ज़ीरो कर दूंगा ना ज़रा, 4800 था, ओके। तो जगह कमी के बायस ऐसा करना पड़ता है कभी कभी। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है उसमें से माइनस किया करते हैं हम नॉन कैश आइटम्स को, तो फिगर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। अब तैयारी कर ली हमने, इस सवाल में तो नहीं थी कोई नॉन कैश आइटम कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन पता तो हो ना, अगर आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। अब सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी गिवन है, 15750। तो 15 ऐसे किया करेंगे ना, 750 में से माइनस कर दें आप कुछ भी नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया 15, ठीक है ना। तो ये 15750 इधर लिख दो। और अगर कोई नॉन कैश आइटम होता है माइनस होकर ये फिगर चेंज हो जाती, ये चेंज होती तो यहाँ पर वो चेंज फिगर लेते, स्टार लगाया होता हमने नीचे, पता लग जाता कि जी ये ऐसे निकली फिगर एग्जामिनर को, ठीक है, सही हो गया। चलिए जी, बहरहाल ये थोड़ा सा काम वैसे ही कर लिया, रिक्वायर्ड तो नहीं था। आगे आ गया जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, ये दोनों ने ही एक्सपेंस के लेजरे में जाना है, बोलो तो मुसीबत में क्यों पड़े हैं, इनको ऐड करके ले जाते हैं। पता है क्यों, अगर अलग अलग लिखेंगे ना, अलग अलग, ठीक है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन वाली जो डेप्शन है वो अलग अलग करके इन दोनों में से माइनस करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। क्या ज़रूरत है यार, इनको ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना बनता है 8487, ये दोनों टोटल एक्सपेंस ही हो गया ना। इनको हम कहा करते हैं क्या जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसको इकट्ठा लिख लो और भी सवाल आसान हो जाएगा, ऐसे 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 सवाल हो जाना है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही लिख लो डायरेक्ट आकर, लेकिन यहाँ पर लिखो कितना जी, बताओ सवाल। 8487। चलो ये यहाँ टोटल करके दिखा देता हूँ मैं, चलो इतना कर लेते हैं एग्जामिनर के ऊपर हम एहसान। 6185 प्लस 2302, 6185 प्लस 2302, ये जो है ना, ये टोटल, ठीक है, ये टोटल कितना बनता है 8487, ठीक है ना। अब हम कहानी 8487 से आगे चला लेते हैं, ठीक है ना। ये कौन से आगे जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये कौन से आगे जी, एडमिन, कुछ ऐसे ही है ना ये, ठीक है ना। हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड। अब इसमें कोई नॉन कैश पड़ा है या इसमें कोई नॉन कैश पड़ा है, कोई बात नहीं, जब टोटल ही आ गया तो उस टोटल में से माइनस कर देंगे तो बात तो वहीं पहुंच जानी है, तो ज़िंदगी आसान हो गई ना। क्या ख्याल है, ठीक हो गया। चलो, लेकिन फिलहाल तो हम डाटा लिखते जा रहे हैं, अभी हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे, ओके। उसके बाद ये अदर इनकम है, ये अदर इनकम कहाँ पे लेके जानी है, कहीं नहीं लेके जानी, देख लो। अदर इनकम कहाँ है, एक्सपेंसेस में ले जाए, नहीं यहाँ ले जाए, नहीं टेंशन कोई नहीं है यहाँ तक, फिलहाल टेंशन कोई नहीं है। क्यों, पीबीटी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, पीबीटी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे आप जुनेद वाला सवाल देखें तो उसमें आप गेन लॉसेस को एडजस्ट करते थे कि नहीं करते थे। चलो, अब जब आपने डायरेक्ट मेथड से सवाल किया तो चलो लॉस तो किसी में शामिल नहीं था, अलग पड़ा था, चलो वो फंसे नहीं आप। गेन तो अलग नज़र आते हैं ना, अदर इनकम ही जाते हैं ना। क्या उनको सवाल में कुछ किया था आपने, कुछ नहीं किया था, इग्नोर किया था बस, ठीक है। मसला तब होता है जब हमारी इन फिगर्स में से, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, इन एक्सपेंसेस में से किसी एक्सपेंस में कोई नॉन कैश एक्सपेंस घुस जाए ना, उसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना, सही है। तो इसलिए इसको कहीं नहीं लेके जाना, बस छोड़ो। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1210 आ रहा है, इंटरेस्ट के लेजर में ले आओ। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इस तरफ आएगा ना, डेबिट साइड में, हाँ, तो इसीलिए कहा एक्सपेंस लिखा करो ताकि ये मसला ना हो, ठीक है ना। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट इधर आना है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर जो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली कितना है 1210, ये इधर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद पीबीटी आ गया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अब नहीं है, हम यहाँ से ही शुरू करते, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है जी, 1150 का टैक्स एक्सपेंस है, तो इधर तो कैश आना है, टैक्स एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, कितना है जी 1150, ठीक हो गया जी। अब सारी इनकम स्टेटमेंट भी हमने पोस्ट कर दी।
अब हैं सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स। तो ये तो ऐसे हो रहा है सवाल, तभी तो भाई कह रहा था सर यही वाला मेथड ना कर लिया करें। भाई नहीं, ये नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, सवाल खामोश हो तो कौन सा मेथड? तो जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750 विच वॉज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन इन द रेशियो ऑफ 3:1। भाई डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे एडमिन है, हमने तो फिगर एक ही निकाल ली है 8487। अब इन दोनों के मजमूए में 750 शामिल है ना, बोलो हमने क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो कितना भाई? डबल 7 नहीं माइनस 750। अभी रुक जाओ भाई, ये 750 ये क्या है जी? नॉन कैश ये डेप्रीसिएशन है। वो नॉन कैश तो ऊपर लिखा हुआ है ना, अब इसका नाम लिख दे, कौन सा नॉन कैश आइटम है? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है भाई। वो कह रहा है इन्हीं एक्सपेंसेस में शामिल हो गया है, 3 हिस्से इसमें, एक हिस्सा इसमें। हमने कहा तो चारों के चारों इसमें, ठीक है ना। और जान जुड़ा ली, क्या ख्याल है? तो जुगाड़ लगाना आना चाहिए आपको बस। अच्छा चलें आगे, नेक्स्ट हो गया पॉइंट 2 भी। पॉइंट 3 में कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल है 40 इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट द WDV। अच्छा अब देखो, ये चूंकि लॉस है ना डिस्पोजल पे, तो एक अकाउंट डिस्पोजल का बना लो, क्योंकि हो सकता है कैश की फिगर गिवन ना हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो बना ही रहे हो ना, यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट तो लेना ही होता है ना। तो डिस्पोजल जब भी नज़र आए ना, डिस्पोजल अकाउंट बना लिया करो, मेरा मशवरा, ठीक है। नंबर 11 डिस्पोजल डिस्पोजल का अकाउंट बना जी। 14 सर। अच्छा 15 15 डिस्पोजल जी, क्या कहता है जी? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पड़ा है 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। भाई लॉस है, डिस्पोजल के अकाउंट में लॉस किस तरफ आता है? लॉस बोलो, क्रेडिट साइड पे। चेक कर लेते हैं, डिस्पोजल का अकाउंट अगर डेबिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा होता है, यानी ये तो गेन हो गया। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, यानी ये लॉस होगा। अब सवाल में क्या गिवन है? लॉस ऑन डिस्पोजल, तो वो फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम, कितना है? 40। लेकिन साथ ही साथ एक और मसला भी है, डिस्पोजल अकाउंट में तो आपने ये लॉस लिख दिया, मसला क्या है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये 40 पड़ा है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये 6185 इस 8487 के अंदर ऐड की हुई, यानी कि इसमें पड़ा है। तो 8487 में 40 का लॉस पड़ा है। लॉस तो नॉन कैश होता है, हमें तो चाहिए कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। माइनस ये माइनस होगा कितना जी? 40। और ये क्या है? ये क्या चीज़ है जी? ये कौन सा नॉन कैश आइटम है? बोलो, लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है जी। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना। ओके चलो अब इसको पूरा भी कर लें, क्योंकि ये बात पूरी कर ही रहा था। 40 मिलियन लॉस पड़ा है इसमें। द WDV ऑफ द एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज 152, यानी कि जो PPE के अकाउंट से डिस्पोजल के अकाउंट में फेंकना है वो कितना होना है? 152। ये डिस्पोजल की उसने बुक वैल्यू ही दे दी, और अच्छी बात है, हमें तो चाहिए भी बुक वैल्यू हुई थी, हमारा तो अकाउंट ही बुक वैल्यू पे बना हुआ है, ठीक है। तो 152 आ गया इधर PPE से, ठीक है। एक्यूमुलेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो सादा सी बात है भाई, अगर 152 वाली चीज़ आपकी 40 का नुकसान दे रही है, तो मतलब कितना कैश आया आपको? 112 का लॉस। कैश रिसीव। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, अगर होता तो वो इस जगह पे आता, ठीक है ना। सही है। तो ये बैलेंसिंग आपने निकाला। अब देखो काम वही हो रहा है, ये लॉस है और ये कैश है, दोनों ही कैश फ्लो में जाते हैं ना। लॉस को हमने माइनस कर दिया यहाँ पर, आज डिफरेंस ज़रा ये है। अगर अलग पड़ा होता तो फिर कुछ ना कहते, सिर्फ इग्नोर करते, लेकिन क्योंकि बीच में शामिल है इस 8487 के, यानी 6185 के अंदर ये 40 ही पड़ा था, तो निकाल दिया बाहर। और ये 112 का कैश क्या है? कैश रिसीव्ड, ये सेल प्रोसीड्स लिख लिया करो, जो मर्जी लिख लो। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ
PPE कौन सी वर्किंग में निकाला आपने? 15 वर्किंग 15 में 112 112 पॉजिटिव, ठीक है ना, इनफ्लो है। यस सर। तो साथ ही ये अकाउंट भी हो गया खत्म। तो नॉन कैश की एडजस्टमेंट भी कर दी हमने और कैश भी ले लिया। ओके चले नेक्स्ट, बस कहानी खत्म। आगे कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस ऑन व्हीकल अमाउंटिंग टू 24 मिलियन। इसकी एंट्री बता दो। इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और अगर अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंट अलग से नज़र नहीं आ रहा तो फिर एसेट ही क्रेडिट। क्या ख्याल है? जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री हो सकती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या PPE क्रेडिट हो सकता है ना ऐसे। यस सर। ऐसे ही इम्पेयरमेंट की भी एंट्री बिल्कुल ऐसे हो सकती है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर दो या एसेट ही क्रेडिट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एंट्री कह रहा है हो चुकी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये 24 शामिल है, तो एंट्री हुई होगी ना इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। ठीक है, तो भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एंट्री हुई है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस कितना 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 24। तो आपने यहाँ से निकाल दिया 24, ठीक है ना। लेकिन डबल एंट्री तो कर दो जहन के अंदर। डबल एंट्री हुई क्या थी, इधर देखो इधर देखो, 6185 है ना, यहाँ एंट्री हुई थी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। तो ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। कितना भाई, चलो ज़रा ब्लू से ही कर देते हैं 24। ये ऑलरेडी, बल्कि आपको कहा ये तो आपने एडजस्टमेंट की है, नहीं एडजस्टमेंट नहीं की, ऑलरेडी हो चुका है ना। जो जैसे डेप्शन हो चुकी होती थी, रीडू तो करना है ना। अब उसने जैसे डेप्शन उसने बता दिया, अभी लिखता हूँ मैं, सॉरी मैं भूल गया, पहले वो लिखता हूँ। डेप्रिसिएशन 750 की जो, ज़रा बात यहाँ से शुरू करते हैं, अच्छा हो गया। 750 की एंट्री क्या हुई है, इन दोनों में मिलाकर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो वहाँ जो डेबिट हुआ पड़ा था उसको हमने नॉन कैश कह के माइनस किया, लेकिन यहाँ एंट्री तो करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये इम्पेयरमेंट, अब इजी हो गया, ठीक है ना। इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या हुई है, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो यहाँ से इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस किया और यहाँ पे एसेट को भी क्रेडिट कर दो। कितने से, ये हुआ है ना, तो इस साल में ये कम हुआ, एसेट अकाउंट हाई बुक वैल्यू पे रहा है, ठीक है। तो ये 24 क्या है जी, इम्पॉर्टेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है जी, डन हो गया। लो भाई, उसके बाद एडमिन में कोई एडजस्टमेंट नहीं बोली उसने, ठीक है। आगे कहता है जी लोन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1984 मिलियन वर पेड। लोन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी है और ये टोटल पेमेंट 1984 की हुई है। अब मसला ये है कि वैसे तो इसकी एंट्री बनती थी, ये यहाँ पर हम लिखते कि जी लोन रीपे हुआ है, ठीक है, और 1984 लिख देते। पर मसला ये है कि 1984 के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है, और आपको पता है इस बात का कि इंटरेस्ट की पेमेंट तो इस अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत आसान काम है, यहीं से ही पता लग रहा है। देखो इस अकाउंट के अंदर उन्होंने 3 चीज़ें दे दी थी, इसीलिए चेक करो, बैलेंस करो। डबल 185 1185 ये इंटरेस्ट पे हुआ है। अगर टोटल पेमेंट 1984 हुई है और उसमें 1185 इंटरेस्ट पे हुआ है, 1185, तो फिर बाकी लोन की प्रिंसिपल अमाउंट ही पे हुई होगी ना। कितनी बनती है बोलो, 799, ठीक है जी। अब इधर देखो, ये इंटरेस्ट पेड है कितना, 1185। ये वर्किंग नंबर बताओ, 13 में आपने कैलकुलेट किया 1185, ठीक हो गया। लेकिन ये, अच्छा ये भी आपने कैलकुलेट किया वैसे, 1984 में से 1185 निकाल के ये 799 क्या है जी, फिर देखो लोन रीपेड क्या है, लोन रीपेड, वर्किंग नंबर उसी में बता दो,
वर्किंग 10 में ही आपने वो ब्रैकेट के अंदर ये कैलकुलेशन किया, तो यहाँ दोबारा करने की जरूरत क्या है? वर्किंग 10 बताओ कितनी भाई? 799. ये रीपेमेंट है भाई लोन की, Yes, sir. ठीक है, सही हो गया। लो भाई ये अकाउंट भी साथ ही टैली हो गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये भी टैली हो गया है, कर दो टैली, इसको भी कर दो टैली। क्या है इसमें? बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया होगा 7673. क्या? 7223 माइनस 799 माइनस 6874 बराबर नहीं आ रहा? कितना फर्क पड़ रहा है? 450 फिर इस तरफ आ रहा है, ये क्या होगा? मजीद लोन आ गया होना है भाई, मजीद लोन आया होगा, कुछ लोन रीपे हुआ है, कुछ लोन आ गया है, ठीक है, इकट्ठे लोन पड़े होंगे 2-3 जो भी है। आपको इससे क्या, आप इधर देखो, लोन रेज्ड भी वहीं से ही निकला है, ठीक है ना, वर्किंग नंबर 10, वो तो ब्रैकेट में तो हमने खुद वो बेसिकली यूं कह लेना चाहिए कि 799 तो सवाल में गिवन था। कैसे? यहाँ से एक्सपेंस निकाला, ये इंटरेस्ट पेड निकाला, टोटल पेमेंट गिवन थी ना, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाला तो बाकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट आ गई, ठीक है, समझ आ रही है? ओके, तो किधर गया? हाँ, कितना? 450 पॉजिटिव, ठीक है भाई, ये भी काम गया, भुगत गया, लोन का अकाउंट भी गया, डिस्पोजल का भी गया, इंटरेस्ट का भी गया। सवाल आसान है जी, ठीक है, चलो पूरा कर लेते हैं, एंड पे कर लेंगे फिर। हाँ भाई, एडजस्टमेंट 3 और 4 में कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं प्रॉब्लम, चलें आगे। अब आगे वो कहता है अदर इनकम में शामिल है, इस अदर इनकम में शामिल है, क्या शामिल है जी? इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई अगर हम डायरेक्ट मेथड से ना कर रहे होते ना, तो फिर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता ये, Profit before. तो उसमें से हमने इन चीज़ों को भी माइनस करना था, नॉन कैश सबको, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हम पीबीटी से शुरू नहीं कर रहे, तो ये हम कहीं पे 404 को लेके ही नहीं गए अपने सवाल में। लेकिन इनकम तो है ना, ठीक है, उसका लेजर तो बना के देख लो, और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो मौजूद है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनती होती है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आए तो क्या कह रहा है? अदर इनकम में इंक्रीज इन फेयर वैल्यू पड़ा है। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू की एंट्री क्या होती थी, याद करके बताओ? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की Asset debit valuation. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और रियल सरप्लस नहीं, फेयर वैल्यू गेन इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। भाई अदर इनकम में जाता था, भूल गए हो, ठीक है। तो भाई ये एंट्री हुई पड़ी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से कितना गेन कह रहे हो? 220. 220 से, और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जो अदर इनकम वो कह रहा है पड़ा हुआ है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये एंट्री यहाँ करनी है, जैसे रियल सरप्लस आता था पीपीई पे, पहले एंट्री करते होते। सही हो गया? यहाँ तक को मसला, यहाँ तक को मसला नहीं, सही है। उसके बाद कहता है अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, एक तो थी 220 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन, और 220 और 184 को ऐड करो जरा, कितना बनता है? टोटल यही दो चीजें थी 404 में। वो कह भी रहा है अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, इसमें यही दो चीजें हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की का फेयर वैल्यू गेन, और दूसरा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब देखो कहीं पे रेंट रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा, मैं लेजर अब ना बनाऊं तो माजरत के साथ माफी मिल सकती है। वो कह रहा है रेंट रिसीव हो गया है, रेंट रिसीव हो गया मतलब आप लेजर बना लो, ये लो बना लो, रेंट इनकम का लेजर बनाओ। अब वो क्या कह रहा है? रेंट रिसीव हुआ, यानी ये क्या है? कैश। कैश इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। कितने से कितना? 184। और वो कह रहा है अदर इनकम में भी ये शामिल है, तो रेंट इनकम भी कितना है? 180. कहीं पे कोई ओपनिंग, नहीं. कोई क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है इसको बनाने की, ठीक है ना। तो बस ये रेंट रिसीव जो हुआ है, ये रेंट रिसीव, ये कैश रिसीव्ड है, ठीक है ना। तो कोई और डिस्पोजल तो नहीं है ना, देख लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई वर्किंग नहीं, सवाल में गिवन था कितना? 134 इनफ्लो है ना, 184, ठीक है। अच्छा अब सुनो इधर, ऐसा हो सकता था कि सवाल के अंदर ना अनअर्न्ड रेंट या रेंट रिसीवेबल दे देता, ठीक है ना, और ये कैश की फिगर आ जाती,
तो एक्सपेंस और इनकम निकाल लेते बैलेंसिंग, या इनकम की फिगर सवाल में दे देता, कैश की फिगर हमें फिर निकालना पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि सवाल में भी गिवन नहीं था और वो खुद भी कह रहा है कि ये रेंट रिसीव्ड की अमाउंट है यहाँ पे पड़ी है, यानी कि जो इनकम बनती, जो रेंटल इनकम थी वो सारी रिसीव हो गई है, तभी तो कह रहा अदर इनकम में शामिल है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, रेंटल इनकम नहीं कह रहा इसमें पड़ी है, रेंट रिसीव जो होगा वो इसमें पड़ा होगा, ठीक है। ओके, और जी और क्या फरमा रहे हैं, कहानी तो खत्म होगी। कहता है एसटीएल ने इशू किए हैं राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम, मतलब कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है जी होगा, मुझे जब फिगर निकलेगी तो निकाल लेंगे बैलेंसिंग, बस छोड़ो सवाल खत्म हो गया। अब ब्लू मार्कर निकालो, बैलेंसिंग शुरू कर दो, शुरू करो शाबाश, सवाल खत्म हो गया। थोड़ा इधर होके बैठ जाए यार ताकि कैलकुलेशन इजीली हो। वैसे तो मैं स्मार्ट सा ही हूँ पर फिर भी मैं नहीं नजर आता तो क्या कर सकता। स्पोर्ट्स डे पे खिला लिया बच्चों ने यार जी। 2241 डेबिट, 2241 ये कैश आ गया, क्या है जी एडिशन, एडिशन इन पीपी है बोलो 2241, तो यहाँ पे हमने लिखा एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 2 से 2241 आउटफ्लो है नेगेटिव शो करना। नेक्स्ट क्या है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ भाई 460 किधर आ रहा है, नो सर आ ही नहीं सकता था क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे है, यस सर डेप्रिसिएशन तो इसमें होती नहीं है, ठीक है ना, और डिस्पोजल का कोई जिक्र इसने किया नहीं है, तो फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो इस तरफ तो फिर डेप्रिसिएशन आती है ना, शुक्र है इधर बैलेंस नहीं आया, इधर ही आ रहा है बैलेंस कितना 460। यस सर अब देखो ना अगर फेयर वैल्यू गेन की एडजस्टमेंट यहाँ ना डालते तो ये कैश ज़्यादा हो जाता, फिगर गलत हो जाती ना, ठीक है। ये क्या है जी एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को और मज़ीद खरीद ली होगी, वर्किंग नंबर 3 से 460, ठीक है। नेक्स्ट जी ये हो गया अकाउंट, ये भी हो गया अकाउंट, स्टॉक का करो ज़रा बैलेंस, तो क्रेडिटर की फिगर आ रही है बैलेंस यही है ना यस सर 16050, इसको ले जाओ स्टॉक। अच्छा कल देखा था आपने क्रेडिटर की फिगर निकली थी और स्टॉक से हमें बैलेंस मिला था, कुछ ऐसा हुआ था। यस सर बहरहाल आज उलट चले हैं, आज हमें यहाँ स्टॉक से परचेजेज मिली हैं और सवाल खामोश है तो हम क्रेडिट परचेजेज रिज्यूम करते हैं, क्योंकि इधर देखो ये भाई साहब के इधर ना, ठहर जाओ, क्या कुछ आता है नॉर्मली परचेजेस और कैश, ऐसा ही है ना, लेकिन ये दोनों ही आज सवाल में मिसिंग थे। बहरहाल परचेजेस की बजाय हम क्या कह दिया करते हैं स्टॉक इन्वेंट्री, क्योंकि देखो परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट भी हो सकता है, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट भी हो सकता है, दो सिस्टम्स है ना। अब जब हमने परचेज का अकाउंट बनाने की बजाय इन्वेंट्री का अकाउंट बना लिया तो फिर एंट्री बन गई इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो मैंने परचेज को काट के स्टॉक लिखा ताकि आपको वो एंट्री भी याद रहे कि आता तो परचेज ही है, लेकिन यहाँ पे जो कोई स्टॉक का लेजर बन गया तो वो हम परपेचुअल टाइप एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई ये अब सवाल से हमें मिल गया वर्किंग नंबर 4 से हमें मिल गया कितना 16050, ठीक हो गया। तो अब बैलेंसिंग कैश यहाँ से निकल रहा है 18018, ये क्या है भाई कैश पेड टू सप्लायर्स, वर्किंग नंबर 11 में हमें मिल गया जी कैश पेड टू सप्लायर 18018, ठीक है जी, नेगेटिव आउटफ्लो है ना, कैश पे हुआ है, ठीक हो गया। क्या ख्याल है, आसान है। अच्छा जी एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमने रिसीव किया है, कैश इनफ्लो है, कितना है 210, ठीक है। तो कोई नहीं चीज़ें अभी दी होंगी, एडवांस रिसीव कर लिया मजीद 210 सा, तो कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब इधर देखो ये 210 यहाँ ले आओ, मैंने आपको ये कहा था कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर को भी ना डेटर के अकाउंट में इधर लिख देते हैं 40 से 250, तो जो 210 ये जो 210 है, 210 पता नहीं क्या लग रहा था, 210 की ये जो फिगर है, ये 210 की फिगर भी इधर ही
इधर ही वाले कैश में शामिल हो जाती है। लेकिन आप, मैंने कहा था अलग ही रख लो, यहाँ बस अलग लिख देना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ही लिख लो, चाहे सर जब बहुत तकलीफ हो तो एज एडवांस लिख लो। 210 वर्किंग नंबर 12 12 210, 10 ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, यस सर यहाँ लिख लो, ठीक है। डन ये वाला लेजर भी। आगे आए एक्सपेंस के लेजर में आए, तो एक्सपेंस के लेजर के अंदर अब आपके लिए फिगर तैयार हो चुकी है, तो यहाँ लेके जानी है। 8487 इन दोनों का टोटल आ गया था ना, इसमें से ये तीन चीज़ें माइनस करो। 76 73 ये 76, कोई चीज़ रह तो नहीं गई इसमें से माइनस करने वाली, भूले तो नहीं है? नो सर अच्छा अल्लाह करे यार। 7673, तो अब यहाँ से ये कैश भी बैलेंसिंग आ जाएगा। 7459 7459, 59 ये है जी कैश पेड टू फॉर एक्सपेंसेस। वर्किंग नंबर कौन सा है? 5 और 7 459 पेड है ये, यस ठीक हो गया। नेक्स्ट डेटर्स का लेजर भी हो गया बैलेंस, इधर से कैश ही निकलना है, बता दो। 29500 29500, वर्किंग नंबर 6 29500। नेक्स्ट ये भी डन। यस शेयर कैपिटल के अकाउंट में कैश 1200 1200, यस सर और शेयर प्रीमियम के अकाउंट में कैश 360 तो नज़र आ गया ना, प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए हैं, बस उसने ये बताया था, ठीक है ना। तो ये फ्रेश कैपिटल इंजेक्टेड फ्रेश कैपिटल लेकिन इकट्ठा ही लिख दिया करो, टाइम बचा लिया करो। 1200 जमा 360, 1560 और यहाँ लिखना हो तो लिख लो। ये वर्किंग 1 कौन सा है? वर्किंग वर्किंग 7 एंड वर्किंग 8 ठीक है जी, बोलो। 1500 1560 पॉजिटिव, यस सर ओके। ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये हो गए, इसको भी कर दो बैलेंस। सिर्फ लेंथ ही था सवाल। यस सर 940 40 ये 940 डिविडेंड पेड आ गया। उसके बाद रिटेन अर्निंग डन हो गया। रिटेन्ड अर्निंग्स 2307 इस तरफ, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मौजूद है, रिटेन्ड अर्निंग्स में आया होगा। ऐसे ना किया करो यार, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यस इस तरफ ही आया करता है ना, 3507, ठीक है। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? ऐसे ही डिविडेंड को छोड़ दिया तुम लोगों ने। डेबिट साइड पे 1200, यस सर लो भाई 1200 का डिविडेंड आ गया। ये वो एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, तो ये बैलेंसिंग निकाला है, ठीक है ना। लेकिन सवाल में तो नहीं है, लेकिन अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल होता, पता है ना क्या करते? डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में एंट्री पहुंचाओ ना पहले, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 1200 से और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 1200 से, ठीक है। अब ओपनिंग में कोई पेएबल है नहीं, क्लोजिंग में भी कोई पेएबल है नहीं, तो यही क्या निकल आया हमारा? डिविडेंड पेड। तो ये लेजर भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये 1200 जो आया है बैलेंसिंग, ये इधर लाकर लिखो। ओहो टैक्स पेड नीचे लिख दिया 940 जी, वो 9, ये टैक्स वाली वर्किंग कौन सी थी? 40 14। अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स
की वर्किंग कौन सी है जी? 9। और डिविडेंड पेड कितना आया इसमें? 1200। पूरा 1200। Yes. ये जी 1200 आ गया। ठीक है, सही है। रिटेन अर्निंग्स डन, ये पहले ही डन थे, तो ज़रा टोटल कर दो भाई। हाँ भाई, FR2 वाले आ गए तुम 17 खुशबू लगा के जी। 17118. पॉजिटिव, Yes, sir. ओके। Two 405. Negative. 05 नेगेटिव। Yes, sir. One 211. यार ये सही नहीं लग रहा मुझे, 29 में से 18 निकला और तुम 17 फिर जवाब दे रहे हो। 908. कितना? 908. 908 नेगेटिव पॉजिटिव। Positive. ये कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। चेक कर रहा दोबारा, जा साकिब चेक कर यार, वेला ना बैठ, FR2 की क्लास करते हैं शुरू जी। सही है 908। चलो वो साकिब चेक कर लेगा, तुम लोग ये बताओ 2405 ठीक? Yes, sir. ये ठीक. अच्छा, इसका आंसर बता दो। 1211. 1211. पॉजिटिव, Yes. Yes, sir. ओके। ग्रैंड टोटल बता दो। Minus 286. 286 नेगेटिव। Yes, sir. Yes, sir. ये 480 इधर रख के ज़रा चेक करो अल्लाह का नाम लेकर। 194. ठीक सही है, हो sir. गया, चलो मुबारक हो। ओए, अच्छा जी, ले आए इधर भाई। आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवर्सल लिमिटेड। पेज है आपकी बुक्स का 597। पेज 597 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवर्सल लिमिटेड। नज़र आ रहा है भाई? PPE है, स्टॉक इन ट्रेड है, इनकम टैक्स रिफंडेबल है, टैक्स ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, एक्रूड लायबिलिटीज, अनअर्न्ड मेंटेनेंस और प्रोविजन फॉर टैक्स। पहुंच गए सब? अच्छा, इसमें ना अब एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा अजीब सी लगी, जैसे इनकम टैक्स रिफंडेबल भी आ रहा है और इनकम टैक्स पेएबल भी आ रहा है। वो इनकम टैक्स रिफंडेबल है ना, ठीक है। और ये क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स पेएबल। भाई कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, टैक्स एक्सपेंस का लेजर बनाना है। आपको पता ही है कि एक्सपेंस पेएबल भी हो सकता है, प्रीपेड। आपको पता ही है एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। हुकूमत कहती है कि सारा साल हमने सिस्टम चलाना होता है, तो आप हमें कुछ जो है ना टैक्स एडवांस ही दे दिया करें। ऐसे ही करते हैं ना हुकूमत वाले, पढ़ा होगा आपने टैक्स के अंदर। तो पहले तो पेएबल होता है, इस तरफ लिखते आ रहे थे हर रोज़। कोई नहीं, आज रिफंडेबल या एडवांस टैक्स आ गया, तो इसी लेजर के अंदर, इसी लेजर में, नया ना निकाल लेना, इसी लेजर के अंदर वो एडवांस टैक्स या रिफंडेबल टैक्स नाम की कोई चीज़ जो एसेट आ रहा है वो भी इसी में लिख दो, ठीक है। यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा और यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर कोई नई चीज़ क्या बताइए आपको, अगर कोई टैक्स रिफंडेबल या एडजस्टेबल या एडवांस नाम से कोई एसेट साइड पे दे दे टैक्स, तो उसको भी उसी लेजर के अंदर लिख लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, सरप्लस है, डिबेंचर्स लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करके आगे लिख लो। मैं क्यों बताऊं, वैसे मैंने बोरिंग कॉस्ट में ये बता दिया था। देखो डिबेंचर्स को पढ़ना तो FR2 में है, ये लोग FR2 वाले बस पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स के बारे में आपको बता दिया था IAS 23 में, लोन नोट्स हों या डिबेंचर्स हों या ये प्रेफरेंस शेयर्स हों रिडीमेबल वाले, ये सब क्या है, लोन की क्या है, ये
लोन ही है, ठीक है ना। तो ये डिबेंचर्स बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज़ में नज़र आ रहे हैं, तो मतलब ये हमने किसी को लोन दिया हुआ है, यानी कि हमने 100 रुपया लिया, हर एक बंदे से 100 रुपया लेते गए और उसको एक एक डिबेंचर पकड़ाते गए कि कल को ये इतने साल बाद आगे पैसे भी ले लेना और इंटरेस्ट भी ले लेना। तो ये लाइबिलिटी है, जस्ट दिस इज जस्ट अ लोन। तो लिख लो इसके साथ ब्रैकेट में, लॉन्ग टर्म लोन कह लो, लोन कह लो, जो मर्जी करो। इंटरेस्ट पेबल है, ट्रेड पेबल्स है, एक्रूड लाइबिलिटीज़ है, अनअर्नड मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस एडवांस के अंदर आ रही है, लेजर बना लोगे, ठीक है ना, और प्रोविजन है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम वगैरह गिवन है सारा कुछ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 60% सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट, यूएल मेंटेन्स प्रोविजन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतना है, 70% इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ से ही फंसोगे आके। फिर अदर इनकम में ये चीज़ें पड़ी हैं, और रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर यूएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द एंड 30 जून 17 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब इधर देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कि डेप्रीसिएशन जो है वो ये उसमें माइनस करेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 22 मिलियन, जिसमें से 70 मिलियन जो है वो 70% जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में। तो फिर बाकी कितने होएगा? अगर 70 कॉस्ट ऑफ सेल में है तो फिर बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगा ना। हाँ, तो फिर जो डेप्रिसिएशन टोटल है इसके दो हिस्से करोगे, इसका 70% जो है वो इन्वेंट्री के लेजर वाले कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करोगे, जो जहाँ पे पड़ा होगा ये 187,500 आ रहा होगा, इसमें से माइनस करोगे 187,500, ठीक है। और बाकी का जो है वो जो 30% होगा वो ये जो 46,766 आ रहे हैं इनमें से माइनस करोगे, ठीक है ना। उसके अलावा मेरा ख्याल में कोई नहीं, इतना मसला कर लोगे, ठीक है ना। चलो कोई एडजस्टमेंट होगी भी तो समझ वो डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ ही क्वेश्चन बैंक 4 एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ी मजीद प्रैक्टिस है डायरेक्ट मेथड की ही, साथ में उसने इनडायरेक्ट भी मांगा हुआ है, तो आपने ये दोनों सवाल करके आने हैं। क्वेश्चन बैंक नंबर 3 और क्वेश्चन बैंक नंबर 4। क्वेश्चन बैंक नंबर 3 कौन सा है जी? उमर लिमिटेड, यूएल यूनिवर्सल लिमिटेड, यूनिवर्सल, अच्छा चलो एक ही गल है। और क्वेश्चन बैंक नंबर 4 ट्रेंगो है, ठीक है। और क्लास वर्क वाला सवाल तो आप किया ही करते हैं, आपको संडे लिमिटेड वाला सवाल भी दिया था, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। एक मिनट, IS 8 पता है मुझे कि आप कह रहे हैं कि वो तो कर ही नहीं रहे। अब बस ये एक मेन सवाल मैंने खुद भी करवाना था, क्योंकि कल मैंने डायरेक्ट मेथड शुरू करवाया है, तो मैं नहीं समझता था कि मैं ऐसे ही छोड़ दूं पर्चे के लिए आपको कि पर्चे में आप कर लोगे। एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन, क्या एग्जाम वाला क्वेश्चन ही मैंने करवा लिया, लेवल नहीं एग्जाम का, एग्जाम का ही सवाल है, ये वाइल सवाल है IQ के अंदर, अच्छा सवाल था, ठीक है। इसको मजीद जो मुश्किल करना होगा ना, वो मैं टेस्ट के अंदर 1-2 सवाल और टेस्ट कर लूँगा। तो एक सवाल करवाना बहरहाल मेरे लिए ज़रूरी था। अब कैश फ्लो प्रिंसिपली कंप्लीटेड है, अब थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, MCQs हैं, तो इसके साथ साथ अब IS 8 भी चल पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम अगले 2-3 दिन या शायद पूरा वीक भी डिस्कशन हो सकता है, इतनी ज़्यादा होनी नहीं है वैसे इतनी ज़्यादा, लेकिन चलो 2 से 3 दिन तो कम अज़ कम। देखो ना, बीच में टेस्ट आ जाएगा, वो भी कैश लोग होगा, एक दिन वो सवाल कराने में लग जाएगा। कोई एक आधा सवाल होमवर्क के अंदर ऐसा दूंगा, मुश्किल डिस्कस कर रहा होता है बंदा, तो 3 से 4 दिन मेरा दिल यही है कि कैश फ्लो और IS 8 के ऊपर मजीद लगा के इनको अच्छी तरह से पक्का कर रहे हैं एग्जाम लेवल के लिए। उसके बाद फिर EPS रह जाता है हमारा, रेशोज़ रह जाती है, और इनकम एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रह जाती है। तो शायद EPS ही शुरू कर दें हम, ठीक है ना। तो वो देखो 3-4 दिन के अंदर अंदर होपफुली हम शुरू करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, होमवर्क लाजमी करके आइएगा, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।